Friends, myself P.L. Narada, Assistant Professor, and today I am going to teach you a poem, My Mother's Picture Out of Norfolk, composed by विलियम कूपर। इस कविता को हम दो भागों में पढ़ेंगे। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट। On the receipt of my mother's picture, poem by William Cooper. William Cooper was born in 1731 and died in 1808. Was an English poet and hymnodist. विलियम कूपर एक अंग्रेज कवि था और वो एक हाइमनोडिस्ट था। हाइमनोडिस्ट वह जो भजन वगैरह लिखता है, भजन आदि जो गाता है, उसको हाइमनोडिस्ट कहते हैं। He was one of the most popular poets of his time. अपने समय के कवियों में वो मोस्ट पॉपुलर था। He wrote about everyday life and scenes of the English countryside and changed the tradition of 18th century nature poetry. विलियम कूपर ने अपने समय के जो कंट्री साइड के जो सीन्स थे, देहात के जो दृश्य थे, उनके बारे में कविताएं लिखी और उसने 18वीं शताब्दी का जो ट्रेंड था कविता लिखने का, उसको बदल दिया। इन मेनी वेज ही वॉज वन ऑफ द फोररनर ऑफ रोमांटिक पोइट्री। बहुत सारी बातों में वो रोमांटिक कविता का फोररनर है। फोररनर अग्रज, बहुत सारी कविताएं जो लिखी है उनका वो अग्रज है। Samuel Taylor Coleridge called him the best modern poet. सैमुअल टेलर कॉलरिज जो कि एक रोमांटिक कवि है, उसने कूपर को द बेस्ट मॉडर्न पोइट कहा है। On the receipt of my mother's picture was published in 1798 was an elegy written by the English poet William Cooper। और यह एक इलेजी है। इलेजी क्या होती है? शौक गीत। ये अपनी माँ के ऊपर लिखा गया शौक गीत है। कूपर्स मदर एनी कूपर डाइड व्हेन ही वाज 6 years old। कूपर की माँ जब कूपर 6 साल का था तभी स्वर्ग सिधार गई। लेटर इन 1790 at the age of 58 he received a picture of his mother from his cousin एना बोडम। बाद में 1790 में जब कूपर 58 साल की एज का था तो उसने उसकी माँ की तस्वीर को एना बोडम के द्वारा प्राप्त किया, जो उसकी कजन थी, और इस विच इंस्पायर्ड हिम टू राइट दिस एलेजी लैमेंटिंग द लॉस ऑफ हिज मदर। उस पिक्चर को पा करके, उस तस्वीर को पा करके कूपर ने ये कविता लिखी, लेमेंटिंग द लॉस ऑफ हिज मदर। लेमेंटिंग का मतलब होता है विलाप करते हुए, अपनी माँ के जो लॉस हुआ, अपनी माँ को खोने का जो लॉस हुआ, उस पर विलाप करते हुए इसने ये कविता लिखी। वेन गिवन ए पिक्चर ऑफ डेड मदर ही लॉस्ट इन मेमोरीज। जब एना बोडम द्वारा उसको उसकी माँ की तस्वीर दिखाई गई तो वो मेमोरीज में खो जाता है। ही पेज अ ग्लोविंग ट्राइब्यूट टू द मेमोरी ऑफ हिज मदर। वो अपनी माँ के चित्र को देख करके, तस्वीर को देख करके एक ट्राइब्यूट प्रदान करता है, श्रद्धांजलि देता है। ग्लोविंग ट्राइब्यूट मतलब तरोताजा श्रद्धांजलि। वो इस तरह से श्रद्धांजलि देता है जैसे उसकी माँ अभी अभी मरी है। इन दिस पोएम द पोइट लॉन्ग्स टू मीट हिज डेड मदर एंड विशेस टू टॉक टू हर। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोइट लॉन्ग्स का मतलब होता है इच्छा करना। कभी इच्छा करता है टू मीट इज डेड मदर, उसकी मृत माँ से मिलने की, एंड विशेस टू टॉक टू हर, और वो चाहता है कि वो उससे बात करें। द पोइट रिकॉल्स ऑफ द टाइम व्हेन हिज मदर्स सूदिंग वॉइस वुड कंफर्ट हिम फ्रॉम ऑल द स्ट्रेसेस एंड एग्नीज ऑफ लाइफ। कभी उस समय को याद करता है जब उसकी माँ जिंदा थी और वह उसको डिस्ट्रेस में, एग्नीज में, डिस्ट्रेस परेशानियों में, एग्नीज पीड़ाओं में
उसको कंफर्ट देती थी, सूद देती थी। सूदिंग वॉइस मतलब राहत पहुंचाने वाली आवाज़ में कहती थी, बेटा जो कुछ समस्या है ठीक हो जाएगी। इट इज़ द टेंडरेस्ट पोइम ऑफ द कूपर, ये कूपर की सबसे कोमल कविता है। कूपर इज ओवरटेकन बाय नॉस्टैल्जिया एंड ए सेंस ऑफ पर्सनल ग्रीफ। कूपर जो है नॉस्टैल्जिया की भावना से भर जाता है, दुख की भावना से भर जाता है और पर्सनल लॉस की भावना से भर जाता है। ग्रीफ का मतलब होता है दुख। इन द पोएम ही फर्स्ट ड्वेल्स अपॉन द डेज ऑफ हर डेथ, सबसे पहले तो वो उसकी मौत के दिन के बारे में चिंतन करता है, ड्वेल्स चिंतन करता है। एंड देन द पीरियड ऑफ ग्रीफ विच फॉलोड इट, और उसके बाद उस दुख के पीरियड के बारे में सोचता है जो उसको मिला। ही रिकलेक्ट्स द मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड, वो अपने बचपन की यादों को एक एक करके याद करता है। रिकलेक्ट्स याद करता है। कूपर इज हाईली प्लीज टू रिसीव ए पिक्चर ऑफ हिज मदर, कूपर बहुत खुश होता है उसकी माँ की तस्वीर को देख करके। दिस पिक्चर रिवाइव्स द मेमोरी ऑफ हिज मदर, और ये तस्वीर ही है जो उसकी माँ की यादों को फिर से रिवाइव कर देती है। हर लव, उसका प्रेम, हर अफेक्शन फॉर द पोइट, और उसका स्नेह कवि के लिए, इन सब चीज़ों को वो रिवाइज कर देती है। He looks at the smiling face and feels that it is consoling him, saying, वह अपनी माँ के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखता है और कहता है कि यह तुम्हारी ही मुस्कान है। स्टार्टिंग लाइंस इसी से होती है। ओह दैट दोज लिप्स हैड लैंग्वेज, अरे खास इन होठों में लैंग्वेज होती। अपनी माँ के चित्र को देख करके, अपने माँ की तस्वीर को देख करके, उसके होठों को देख करके कवि कहता है, ओ दैट लिप्स हैड लैंग्वेज, काश ये जुबान कह पाती, काश ये होठ मेरे से बोल पाते। लाइफ हैज पास विद मी बट रफली सिंस आई हर्ड दी लास्ट। कवि फिर आगे कहता है, लाइफ हैज़ पास, मेरी ज़िंदगी गुजर गई, विद मी, मेरे साथ ज़िंदगी गुजरी, बट रफली, लेकिन बहुत बुरी तरह से गुजरी। सिंस आई हेड दी लास्ट, जब से मैंने तुम्हें अंतिम बार सुना। हे माँ, जब से तुम्हारी आवाज़ को मैंने अंतिम बार सुना, तब से लेकर के अब तक मेरी ज़िंदगी तो गुजरी, बट रफली, लेकिन बहुत बुरी तरह से गुजरी। तुम्हें अंतिम बार सुना मतलब जब तुम मरी, उसके बाद से ही मेरी जिंदगी बहुत खराब हो गई। फिर कवि उसकी माँ के चेहरे को देख करके कहता है, दोज लिप्स आर दाइन, दाइन मतलब यूअर, ये तुम्हारे ही होठ है। दोज लिप्स आर दाइन, ये तुम्हारे ही होठ है। दाई वॉइस ओवन स्वीट स्माइल आई सी, मैं देख रहा हूँ, आई सी, मैं देख रहा हूँ। दाई, ये तुम्हारी, ओवन स्वीट स्माइल, मधुर मुस्कान है। ये तुम्हारी ही मुस्कान है जो मैं देख रहा हूँ इस चित्र में, तुम ऐसे ही मुस्कुराया करती थी। द सेम दैट ऑप्ट इन चाइल्डहुड सोलेस मी, सोलेस का मतलब होता है सांत्वना देते हुए। द सेम, ये वैसी ही मुस्कान है, दैट जो, ऑप्ट, ऑप्ट मतलब ऑफन, अक्सर, इन चाइल्डहुड बचपन में, सोलेस में, तुम मुझे सांत्वना देती थी। जैसे बचपन है तुम मुझे सांत्वना देती थी, ये वैसी की वैसी आवाज है। वॉइस ओनली फेल्स एल्स हाउ डिस्टिंक्ट दे से, दे यहाँ पे उसकी माँ के होठों के लिए आया है। वॉइस ओनली फेल्स, सिर्फ आवाज ही नहीं आ रही, आवाज ही फेल हो रही है। एल्स अन्यथा, हाउ डिस्टिंक्ट, कितना स्पष्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है स्पष्ट, कितने स्पष्ट तरीके से, दे से वे कह रहे हैं, वे होठ कितने स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं। कभी अपनी माँ के तस्वीर को देख करके कह रहा है कि तुम्हारे होठों से सिर्फ आवाज ही नहीं आ रही, अन्यथा तुम कितने स्पष्ट रूप से मेरे से कह रही हो, ग्रीव नॉट माई चाइल्ड, चेस ऑल दाई फियर अवे। क्या कह रही हो? ग्रीव नॉट माई चाइल्ड, है मेरे बच्चे, ग्रीव नॉट, दुख मत करो, ग्रीव दुख, माई चाइल्ड, चेस भगा दो, ऑल दाई फियर्स, जितने भी डर तुम्हारे पास है उनको भगा दो, अबे दूर कर दो। हे मेरे बच्चे, डरो मत, जो भी तुम्हें डर है उन सबको भगा दो।
द मीक इंटेलिजेंसी ऑफ दोज डियर आइज। मीक यानी विनम्र, इंटेलिजेंसी ऑफ दोज डियर आई, उन प्रिय आँखों की। ये तुम्हारी जो आँखें हैं कितनी विनम्रता से और इंटेलिजेंसी से भरी हुई है। कवि यहाँ पे पेरेंथेसिस का प्रयोग करता है और कला के बारे में प्रशंसा करता है। ब्लेस बी द आर्ट, धन्य है वो कला। ब्लेस बी द आर्ट, धन्य है वो कला। दैट कैन इमोर्टलाइज, जो इमोर्टल कर देती है, जो अमर बना देती है। कभी कला के बारे में कहता है वो कला भी कितनी धन्य है जो अमर बना देती है। द आर्ट दैट बेफल्स टाइम्स टायरेनिक क्लेम, वो कला जो बेफल कर देती है। बेफल्स मतलब परास्त कर देती है, डिफीट कर देती है। टाइम्स समय के, टायरेनिक अत्याचारी, क्लेम्स दावे को, जो उस समय के अत्याचारी दावे को, क्लेम को परास्त कर देती है, वो कला भी कितनी धन्य है। टू क्वेंच इट, उसको जीत लेती है। टू टू क्वेंच इट, नष्ट नहीं होने देती इसको। हियर साइंस ऑन मी स्टिल द सेम। हियर यहाँ पे साइंस चमक रही है, ऑन मी मेरे ऊपर, स्टिल द सेम अभी भी वैसे ही। किन चीज़ों की बात कर रहा है कवि? उसकी माँ की आंखों की बात कर रहा है। बीच में उसने पेरेंथेसिस का प्रयोग किया, कोष्टक का प्रयोग किया और उसने समझाया कि कला भी धन्य है जो समय के अत्याचारी प्रभाव को समाप्त कर देती है, इसे नष्ट नहीं होने देती। क्वेंच का मतलब होता है नष्ट, नष्ट होने से बचा लेती है। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी प्रिय आंखें, हियर साइंस ऑन मी, मेरे ऊपर चमक रही है, स्टिल द सेम, अभी भी वैसी की वैसी। तुम्हारी ये जो आंखें हैं अभी भी मेरे ऊपर वैसी की वैसी चमक रही है। फेथफुल रिमेम्बरेंस ऑफ वन सो डियर, हे प्रिय माँ। फेथफुल विश्वास भरी, रिमेम्बरेंस यादें, ऑफ वन किसी व्यक्ति की, सो डियर जो बहुत प्रिय है। उनको कला के माध्यम से बचाया जाता है। कला ही है वो जो यादों को, फेथफुल यादों को बचा के रखती है। ओ वेलकम गेस्ट, दो अनएक्सपेक्टेड हियर। कवि अपनी माँ को कहता है कि तुम तो वेलकम गेस्ट हो, स्वागत करने योग्य गेस्ट हो। दो यद्यपि अनएक्सपेक्टेड हियर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आ जाओगी। अनएक्सपेक्टेड, हालांकि तुम बिना उम्मीद के ही आ गई हो। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मुझे फिर से अपनी माँ से मिलना हो जाएगा। अफेक्शनेट, Who bites me honor with an artless song? हे वेलकम गेस्ट, तुम बिना उम्मीद के ही आई हो, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। Who bite, जो मुझे आदेश दे रही हो, ऑनर सम्मान में, मैं तुम्हारे सम्मान में, एन आर्टलेस सॉन्ग एक सामान्य सा गीत लिखूं। आर्टलेस मतलब आर्ट से रहित। कोई भी कवि जो है ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा कवि हूँ, मैं बहुत अच्छा गीत लिख सकता हूँ। इसीलिए कवि यहाँ कह रहा है कि शायद तुम मुझे आदेश दे रही हो कि मैं तुम्हारी प्रशंसा में एक सामान्य सा गीत लिखूं। अफेक्शनेट अ मदर लोस्ट सो लॉन्ग, हे स्नेही माँ। अफेक्शनेट स्नेही, मदर माँ, लोस्ट सो लॉन्ग जो बहुत समय पहले खो गई थी। हे स्नेही माँ, तुम बहुत समय पहले खो गई थी। आई विल ओबे, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूँगा। नॉट विलिंगली अलोन, न केवल इच्छा से। ऐसा नहीं है कि तुम मुझे आदेश दे रही हो, तुम्हारी ये इच्छा है कि मैं गीत लिखूं। बट ग्लेडली, बल्कि मुझे भी खुशी है। बट ग्लेडली, बल्कि मुझे भी खुशी है। एज द परसेप्ट वर हर ओवन, जैसे ये आदेश, परसेप्ट का मतलब होता है आदेश, जैसे ये आदेश तुम्हारा खुद का हो, मैं उसी तरह से इस आदेश का पालन करूँगा। And while that face renew my filial grief, and और while that face, ये जो तुम्हारा चेहरा है ये रिन्यू कर देगा my filial grief, मेरे filial grief को, दुख को। मेरा जो दुख है, filial माता पिता का जो बच्चों के प्रति स्नेह होता है उसको filial बोलते हैं। माता पिता का जो खोने का जो दुख है वो filial grief होगा। तुम्हारा ये जो फेस है ये मेरे
फिलियल ग्रीप को फिर से रिन्यू कर देगा। फैंसी सेल वीव ए चार्म फॉर माई रिलीफ, और कल्पना के माध्यम से मैं ये काम कर पाऊंगा। फैंसी कल्पना, सेल वीव बुनेगी, ए चार्म ऐसा जादू, फॉर माई रिलीफ जिससे मुझे रिलीफ मिलेगा। अर्थात ये काम मैं कल्पना शक्ति के द्वारा करूंगा। ये सब कार्य जो है कल्पना से ही होगा। सेल स्टीप मी इन एल्सियन रिवरी, और इससे मुझे स्वर्गीय आनंद मिलेगा। सेल स्टीप मी, मुझे मिलेगा, इन एल्सियन रिवरी, एल्सियन रिवरी का मतलब होता है आनंद, और एल्सियन का मतलब होता है स्वर्गीय। स्टीप का मतलब डुबो देगा। ये चीज़ें मुझे, कल्पना जो है मुझे स्वर्गीय आनंदों में डुबो देगी। अ मोमेंट्री ड्रीम, हालांकि ये कुछ पल का ही होगा। दैट दाउ आर सी, कि तुम यहाँ होगी। यद्यपि ये चीज़ें जो है कुछ पल की होगी। मोमेंट्री ड्रीम होगा, क्षणिक स्वप्न जैसा होगा। दैट कि दाउ यू आर सी, तुम यहाँ होगी। हालांकि ये चीज़ें कुछ पल के लिए होगी, लेकिन कितनी आनंददायी होगी कि तुम यहाँ होगी। माई मदर, वेन आई लर्न इट दैट दाउ वॉज डेड। माई मदर, है मेरी माँ। वेन आई लर्न इट, जब मुझे पता चला। लर्न इट, जब मैंने सीखा, जब मुझे पता चला। दैट दाउ वॉज डेड, कि तुम मर गई। दाउ, यू, वॉज डेड, मर गई। है मेरी माँ, जब मुझे पता चला कि तुम मर गई। से, ऐसा कहते हैं क्योंकि जब कूपर की माँ मरी थी तो कूपर 6 साल का था। तो से, ऐसा कहते हैं। वॉज दाउ कॉन्शियस ऑफ द टीयर्स आई सेड। वॉज दाउ कॉन्शियस, क्या तुम सजग थी, क्या तुम्हें पता है। ऑफ द टीयर्स, उन आंसुओं के बारे में। आई सेड, जो मैंने बहाए। कभी अपनी माँ से पूछता है, हे माँ, क्या तुम्हें पता है मैंने कितने आंसू बहाए जब तुम मर गई थी। हावर्ड द स्प्रीट ओवर दाई सोरोविंग सन। हावर्ड यानी मंडराती रहती थी। दाई स्प्रीट, तुम्हारी आत्मा। ओवर दाई सोरोविंग सन, तुम्हारे दुखी पुत्र के ऊपर। तुम्हारी जो आत्मा है वो तुम्हारे दुखी पुत्र के ऊपर मंडराती रहती थी। हावर्ड द स्प्रीट ओवर दाई सोरोविंग सन, तुम्हारी जो आत्मा है तुम्हारे दुखी पुत्र के ऊपर मंडराती रहती थी। दाई मतलब यूअर। रिच इवन देन, मैं तो तब से ही अभागा हूँ। रिच मतलब अभागा, इवन देन तब से ही। लाइफ्स जर्नी जस्ट बिगन, जब से जीवन रूपी यात्रा स्टार्ट हुई है। द पॉइंट यूजेस यर मेटाफर, लाइफ्स जर्नी, जीवन रूपी यात्रा। जस्ट बिगन, जब शुरू हुई। जीवन रूपी यात्रा अर्थात जब मैं छोटा सा, तब से ही मैं तो अभागा हूँ, मेरा तो भाग्य सही नहीं है। परहैप्स दाउ गेव मी दो अनसीन अ किस, जब तुम मरी, जब तुम मुझको छोड़ के गई। परहैप्स शायद, दाओ तुमने, गेव दिया था, मी मुझे। दो, यद्यपि, अनसीन किसी ने नहीं देखा, अ किस एक किस, जब तुम मुझे छोड़ के जा रही थी तो शायद तुमने मुझे एक किस दिया था और वो किसी ने नहीं देखा। परहैप्स ए टीयर, शायद एक आंसू भी बहाया होगा। परहैप्स शायद, अ टीयर आंसू भी। इफ सोल कैन वीप इन ब्लिस, अगर आत्मा रो सकती है तो। यहाँ पे कवि जो एक कॉन्ट्रोडिक्टरी नहीं बनना चाहता, इसलिए वो परहैप्स कह रहा है शायद तुमने आंसू भी बहाए होंगे अगर आत्मा रो सकती है तो। आह, दैट मैटरनल स्माइल, इट आंसर्स यस। जब ये क्वेश्चन कवि पूछता है, ये जो रेथोरिकल क्वेश्चंस होते हैं, कवि पूछता है और खुद रिप्लाई करता है। जब कविता में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका रिप्लाई कवि खुद देता है तो ये रेथोरिकल क्वेश्चन कहलाते हैं। रेथोरिकल क्वेश्चंस, जैसे उसने कहा कि शायद तूने आंसू भी बहाए होंगे अगर आत्माएं रो सकती है तो। हाँ, दैट मैटरनल स्माइल, ये माँ जैसी मुस्कान। मैटरनल स्माइल, ममत्व की मुस्कान। इट आंसर्स, इसका उत्तर दे रही है यस, हाँ। वह उसकी माँ के चेहरे पे मुस्कान देख करके कहता है तुम्हारी ये जो माँ जैसी मुस्कान है ये बता रही है कि हाँ तुम जरूर रोई थी। आई हर्ड द बेल टोल्ड ऑन दाई बरियल डे। आई हर्ड, मैंने सुना था, द बेल, घंटी की आवाज़ को,
चर्च में जो घंटी की आवाज़ बजाई थी, किसी की डेथ पे जब चर्च में घंटी की आवाज़ बजाई जाती है, टॉल मतलब बजाई जाती है। ऑन दाई बरियल डे, बरियल मतलब दाह संस्कार, तुम्हारे दाह संस्कार के दिन जो घंटी की आवाज़ सुनी थी, मैंने उसको सुना था। जो घंटी की आवाज़ बजाई गई, दाई बरियल डे, तुम्हारे दाह संस्कार के दिन, आई हर्ड, मैंने सुना था, द बेल, उस घंटी को। आई सा द हर्स दैट बोर दी स्लोली अवे, आई सा द हर्स, मैंने उस अर्थी को भी देखा था। हर्स का मतलब होता है अर्थी जिस पे डेड बॉडी को ले जाया जाता है। दैट बोर, जिसमें ले जाया जा रहा था, दी, तुम्हें, स्लो अवे, धीरे धीरे, मैंने उस अर्थी को देखा था जिसमें तुम्हें धीरे धीरे ले जाया जा रहा था। एंड टर्निंग फ्रॉम माई नर्सरी विंडो, और मैं अपनी नर्सरी विंडो में जा कर के, टर्निंग मुड़ते हुए, फ्रॉम माई नर्सरी विंडो, मेरे कमरे की खिड़की से। नर्सरी विंडो छोटे बच्चों के जो कमरे होते हैं उनको नर्सरी विंडो कहते हैं। मैं अपने कमरे की खिड़की से मुड़ते हुए, ड्रू, मैंने खींचा था, ड्रू, खींचा, ए लॉन्ग लॉन्ग साई, एक लंबी लंबी आह, मैंने एक लंबी लंबी आह भरी थी। एंड वेप्ट लास्ट अड्यू, और मैं रोया था। एंड वेप्ट, और रोया था, लास्ट अड्यू, और अंतिम बार मैंने अड्यू किया था। एड्यू का मतलब होता है फेयरवेल, मैंने अंतिम बार तुमसे फेयरवेल किया था, अलविदा किया था। बट वाज इट सच, लेकिन क्या वो सच था जो मैंने तुमसे अलविदा कहा? क्या वो अलविदा सच था? इट वाज, क्या ये ऐसा था? वाज दाउ आर गोन, क्या तुम चली गई? क्या तुम वास्तव में ही चली गई? क्योंकि अलविदा शब्द उस समय कहा जाता है जब किसी व्यक्ति से दोबारा मिलने की उम्मीद ना हो। यहाँ कवि पूछ रहा है क्या मैंने तुमसे जो अलविदा कहा क्या वो सच था? एड्यूस एंड फेयरवेल आर साउंड अननोन। एड्यू और फेयरवेल, अलविदा जो शब्द हैं वो अनजान होते हैं, हमें उनके बारे में पता नहीं रहता। किसी को हम अलविदा कह दें और बाद में उससे मुलाकात हो जाए तो फिर वो अलविदा कहना बेकार हो जाता है। इसीलिए कवि कह रहा है क्या ये शब्द अनजान शब्द नहीं है? मे आई बट मीट दी ऑन दैट पीसफुल शोर, मुझे उम्मीद थोड़ी थी कि मैं तुमसे इस तरह से इस शांत जगह पे मिल जाऊंगा। मे आई बट मीट दी, मैं तुमसे मिला हूँ, ऑन दैट पीसफुल शोर, उस शांत जगह पे। द पार्टिंग साउंड सेल पास माई लिप्स नो मोर, पार्टिंग साउंड जो है अब मेरे मुंह से दोबारा नहीं निकलेगा। मैंने जो अलविदा कहा वैसा शब्द दोबारा मेरे मुंह से नहीं निकालूंगा, मैं तुमसे कभी अलविदा नहीं कहूँगा। द पार्टिंग साउंड, पार्टिंग मतलब जुदाई का, साउंड आवाज़, सेल पास गुजरेगी, माई लिप्स मेरे होठों से, नो मोर अब और ज़्यादा नहीं निकलेगी, मैं दोबारा अलविदा नहीं कहूँगा। क्योंकि हे मेरी माँ, मैंने तुमसे अलविदा कहा वो गलत था, तुम तो मुझे फिर मिली, अच्छी बात है। दाई मेडन्स ग्रीव्ड देमसेल एट माई कंसर्न, कंसर्न का मतलब होता है चिंता करके। दाई मेडन्स, तुम्हारी जो नौकरानियाँ थी, ग्रीव्ड वो बड़ी चिंतित थी, देमसेल खुद, एट माई कंसर्न मेरी चिंता करके, तुम्हारी नौकरानियाँ मेरी चिंता करके बड़ी दुखी थी। ऑप्ट गेव मी प्रॉमिस ऑफ ए क्विक रिटर्न, ऑप्ट अक्सर, गेव मी प्रॉमिस वो मेरे से वादा करती थी, ऑफ ए क्विक रिटर्न, क्विक का मतलब जल्दी, रिटर्न लौट जाएगी, अक्सर वो मेरे से जल्दी लौटने का वादा करती थी। जैसे किसी बच्चे की माँ उसको छोड़ के जा रही हो तो वो कह के जाती है ना कि मैं यूँ गई और यूँ आई, तो बच्चे को क्या है मॉरल सपोर्ट मिल जाता है। दूसरे बच्चे जब उससे पूछते हैं कि तेरी माँ कहाँ गई, तो वो ये नहीं कहता कि वो कहाँ गई, वो कहती है मेरी माँ अभी जल्दी आने वाली है। इस तरह से कवि अपनी भावनाओं को उजागर कर रहा है और कह रहा है कि तुम्हारी जो नौकरानियाँ थी उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया क्विक रिटर्न, जल्दी लौटने का। व्हाट आर्डेंटली आई विश, आर्डेंटली मतलब तीव्रता से, आई विश मैं इच्छा करता था, कितनी तीव्रता से मैं इच्छा करता था कि तुम लौट आओगे। आए लॉन्ग बिलीव्ड, मैंने लंबे समय तक इंतज़ार किया, लंबे समय तक विश्वास किया तुम्हारी नौकरानियों का। एंड डिसअपॉइंटेड स्टिल, और अभी तक उदास ही था मैं, अभी तक निराश ही था, मुझे कोई आशा की उम्मीद नहीं थी। वाज स्टिल डिसीव्ड, और मुझे धोखा दिया गया, डिसीव का मतलब धोखा दिया गया।
और मैंने बहुत विश्वास किया, बहुत उत्सुकता से आर्डेंटली विश इच्छा की। आई लॉन्ग बिलीव्ड, मैंने लंबे समय तक उनका विश्वास किया। एंड डिसअपॉइंटेड स्टिल, और अभी तक उदास रहा। वाज स्टिल डिसीव्ड, अभी तक मुझे धोखा दिया गया। बाय डिसअपॉइंटमेंट एवरी डे बिगाइल, और इस तरह की जो डिसअपॉइंटमेंट थी, निराशा, उनसे मुझे धोखा दिया गया। बिगाइल का मतलब होता है धोखा, चीट, मुझे चीट किया गया। एवरी डे, रोजाना। ड्यूप ऑफ टुमारो विन फ्रॉम चाइल्ड, ड्यूप ऑफ टुमारो, ड्यूप का मतलब शिकार हो गया, टुमारो का आने वाले कल का, इविन फ्रॉम चाइल्ड बचपन से ही, मैं तो बचपन से ही आने वाले कल का शिकार हो गया। कल आएगा, कल आएगा, कल आएगा, मेरी माँ आएगी, मेरी माँ आएगा, इस तरह से मैं तो बचपन से ही आने वाले कल का शिकार हो गया। दस मैनी ईयर्स सेड टुमारो केम एंड वेंट, इस तरह से कहीं टुमारो आए और गए। टिल ऑल माई स्टॉक ऑफ इन्फेंट सोरो स्पेंट, टिल जब तक, माई स्टॉक ऑफ सो इन्फेंट जब तक मेरा भंडार, स्टॉक मतलब भंडार, इन्फेंट सोरो बचपन के दुखों का, स्पेंट खत्म नहीं हो गया, जब तक मेरे बचपन के दुखों का भंडार खत्म नहीं हो गया, तब तक बहुत सारे टुमारो आए और गए। आई लर्नेड एट लास्ट, फिर अंत में मैंने सीखा। आई लर्नेड, मुझे ज्ञान मिला, सीख मिली। लास्ट, अंत में। सबमिशन टू माई लॉट, लॉट का मतलब होता है भाग्य, और सबमिशन का मतलब होता है समर्पण, समर्पण करना सीखा फिर मैंने तब से ही। किसके प्रति? भाग्य के प्रति। तब से ही, बचपन से ही मैंने भाग्य के प्रति समर्पण करना सीखा। बट दो आई लेस डिप्लोर्ड दी नेवर फॉरगॉट, दो ये, बट किंतु, दो यद्यपि, आई लेस डिप्लोर दी नेवर फॉरगॉट, बट किंतु, दो यद्यपि, आई लेस मैंने कम, डिप्लोर याचना की, दी तुमसे, नेवर फॉरगॉट लेकिन कभी नहीं भूला। यद्यपि मैंने समय से कम याचना की, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें नहीं भूला। स्टूडेंट्स, इस पूरी कविता को पढ़ने के लिए इसका सेकंड पार्ट देखिए। थैंक्स।